नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुंडली में विवाह। कोई भी कुंडली जब आप देखते हैं तो उसमें कौन कौन से भाव देखने चाहिए विवाह के लिए। तो क्या एक भाव कमजोर हो जाने पर हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का विवाह खराब होगा, नहीं होगा? कमजोर कोई भाव होने पर हम दूसरे भावों को भी देखते हैं और विवाह के लिए जो वर्ग कुंडली देखी जाती है वो नवमांश से भी उसका विचार किया जाता है। और हम वैसे तो देखिए बड़े भाव जब विवाह के लिए देखेंगे तो हम दूसरे भाव को, सातवें भाव को, आठवें भाव को मुख्यतः रखते हैं। लेकिन चार्ट का लग्नेश कमजोर यदि है तो केवल इन भावों के भी बहुत अधिक बली होने से क्या हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा मन का कारक चंद्रमा, तो उसको हमें दूसरा, सातवां, आठवें के साथ कनेक्ट पॉजिटिवली यदि वो कनेक्ट हो रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हमारा विवाह हो गया और विवाह के कुछ दिनों के बाद हमारा पार्टनर के साथ नहीं जम रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टनर हमारे ऑफिस स्टेटस का या कोई एक विशेष बात है हमारे परिवार के लोगों का बहुत सम्मान कर रहा है, तो इस कारण से हमारी विवाह जो है वो पटरी पर जमा रहता है। या इन लॉस फैमिली से कुछ अनबन जरूर है, लेकिन हमारा जो स्टेटस इतना बड़ा है कि इन लॉस फैमिली ज्यादा विघ्न बाधा क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमें लग्न का बल, ऑफिस स्टेटस का भी बल, वो भी देखना चाहिए। और कई बार ऐसा हो जाता है विवाह के बाद, जैसे लोग कहते हैं ना, मेरा जीवन ही बदल गया, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, कि भाई विवाह हुआ तो हमें ऐसा लगा दो शरीर एक प्राण की तरह। मैंने मुझे कभी फिर ऐसा नहीं लगा कि उनका बैंक बैलेंस अलग है, मेरा अलग है। और वो वास्तव में विवाह का मतलब ही यही है। अगर विवाह के बाद अभी इतना ज्यादा गैप है कि व्यक्ति अपने बैंक बैलेंस में इतनी ज्यादा प्राइवेसी रखता है कि नहीं वो उनका है, ये मेरा है, तो फिर विवाह हुआ नहीं। हम अपने इसको अच्छे से, डेफिनेशन तो यही है विवाह की, कि पति पत्नी का एक दैवी आशीर्वाद यदि चाहिए, क्योंकि हम उसको बोलते हैं D9 नवमांश भाग्य। वो भाग्य का बल तो इनविजिबल है, माने वो दैवी आशीर्वाद यदि चाहिए तो आपको मन से उसको मानना पड़ेगा। और असल में होता है कि हम शुरुआत किसी संबंध की करते हैं, वो हम स्वयं ही यदि कुछ ऐसी कमी से कर रहे हैं तो फिर वो संबंध कैसे अच्छा होगा। हमने यदि सामने वाले से कुछ चीजें छुपाई हैं, उसको ठीक से बताया नहीं है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला सही बता देना चाहिए था उसको, तो ऐसे थोड़ी होगा। हम अपने पक्ष की गरिमा रखें, और ऐसा नहीं एट दैट इंस्टेंट, ओवरऑल लाइफ का गरिमा बनाए रखें, तो विवाह या भाग्य भी अपना उचित फल दे ही देता है। ठीक हो गया। तो हमने एग्जाम्पल के लिए चार्ट लिया, ये एक महिला जातक का चार्ट है। और जिस प्रकार से मैंने कहा कि हमें मुख्य रूप से तो दूसरा, सातवां, आठवां भाव ही देखना चाहिए विवाह के लिए, लेकिन इसके अतिरिक्त लग्न, लग्नेश, राशि, राशि स्वामी की स्थिति अच्छी होगी तो कई बार किसी और कारण के कारण, माने स्टेटस के कारण, हमारी पर्सनालिटी के कारण, नापसंद करने पर भी वो ट्रैक से नहीं उतर पाता है। भाई मेरा विचार कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपका स्टेटस इतना अच्छा है कि मैं वहां आपके ऑफिस, आपके पद के कारण बहुत ज्यादा बोल नहीं पाता हूं, या इन लॉस फैमिली के कारण ऐसा कुछ अगर सामने आता है। तो ये जो चार्ट है, ये आप देख रहे हैं कि कुंभ लग्न और वृषभ राशि, ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक हो गया। हमारे लग्नेश जिस साइड से है, राशि स्वामी भी उसी साइड से है। जैसे हम अलग अलग दो लॉबी बनाते हैं, सूर्य की लॉबी और शनि की लॉबी। तो सूर्य की लॉबी में चंद्रमा और मंगल, बृहस्पति, इस प्रकार के ग्रहों को वरीयता दी जाती है। शनि की लॉबी में शनि है, शुक्र हैं, बुध हैं, राहु, केतु, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं भाग्य से इनका लग्नेश शनि प्राइमरी लॉर्ड, और एक्वेरियस में हम राहु को भी देखते हैं।
और चंद्रमा टॉरस, ठीक हो गया, वृषभ में जाके बैठे हैं और राशि स्वामी शुक्र हो गया जो इस लग्न के लिए योग कारक बन गया। योग कारक क्यों? क्योंकि जो चौथा भाव है और जो नवा भाव, इन दो भावों के स्वामी को हम अनेक लक्ष्मी त्रिकोण और विष्णु हाउस का स्वामी होकर योग कारक, और योग कारक होकर वो पंचम भाव में, तो ये आप देख रहे हैं लक्ष्मी त्रिकोणों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। लक्ष्मी त्रिकोणों का मतलब होता है कि हमने कुछ अर्जित पुण्य लेकर आए हैं, उसके लिए बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ता है जब ग्रह का एग्जीक्यूशन ऐसे भावों से होता है। आप ये भी समझ लीजिए, एक्वेरियस का सेकेंडरी लॉर्ड भी हम देखते हैं, तो जो गुरु चांडाल योग जैसा दिख रहा है वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं धन के लिए बड़ा पॉजिटिव माना जा सकता है, क्योंकि राहु को यदि हम सेकेंडरी लग्न लॉर्ड माने एक्वेरियस का, तो राहु का जो एकादशेष और द्वितीय भाव के स्वामी के साथ युति हो रही है नवम भाव में, तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग लास्टिंग प्रॉफिट जनरेट करेगा। 9th हाउस एक प्रकार से जिसको पूर्वजों का और भाग्य का भाव माना जाता है, ठीक हो गया। हालांकि कई ज्योतिषविद इसमें ये भी कहते होंगे कि भाई गुरु चांडाल योग है, मैंने उस पर भी कई बार बताया है कि गुरु चांडाल योग आज के समय अनुसार कुछ मामले में पॉजिटिव कि भाई मेरी जो पूजा पद्धति है, आप देख रहे हैं राहु भी एक प्रकार से मरण कारक स्थान में माना जाता है, हमारी जो पूजा पद्धति उसके प्रति बहुत ज्यादा सम्मान चाह कर भी नहीं कर पाता है व्यक्ति, भाई चली आ रही जो मान्यताएं हैं वहां कहीं ना कहीं वो पॉज बीच में देना ही पड़ता है। और फिर वहां गुरु भी बैठा है, गुरु कहता है कि नहीं मैं पूरा ख्याल रखता हूं, फिर लेकिन राहु उसको तितर बितर करने की कोशिश करता है, हालांकि दोनों में अच्छा खासा गैप है। तो ये दूसरे के अपनी जो पूजा पद्धति उसके अलावा दूसरे की पूजा पद्धति का भी काफी सम्मान करेंगे, और इस बात के भी प्रबल योग हैं कि इनका जो वैवाहिक पार्टनर हो उनका जो पूजा पद्धति है वो उनका काफी अलग हो, चाहे वो एक धर्म में भी रहें फिर भी उनका पूजा पद्धति में और कुछ अलग रीति रिवाज हो सकते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि एक स्त्री की कुंडली में गुरु को कारक माना जाता है, एक प्रकार से उसके पति के रूप में कारक देखा जाता है गुरु। तो गुरु और राहु का मिलन, तो राहु यानी फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, ऐसी कुछ इंप्रेशन आएंगी पार्टनर के ऊपर। और आफ्टर मैरिज चार्ट में भी जो रिलेशनशिप के लिए देखा जाता है शुक्र, वो राहु के प्रभाव में है। यहां पर भी राहु ने शुक्र को अपनी नवी दृष्टि से देखा है, और आफ्टर मैरिज चार्ट में भी पंचम भाव जो रोमांस रिलेशनशिप का होता है वहां पर शुक्र और राहु का मिलन है। तो ऐसी प्रबल संभावना है कि इनका जो वैवाहिक पार्टनर होगा वो उनकी कोर पूजा पद्धति से अलग मान्यताओं वाला होगा। और हालांकि कुछ चीजें अगर अलाइन कर ली जाएं, जैसे मैंने बोला देश काल परिस्थिति अनुसार, वो अच्छा माना जाता है। अब हम बात बात पर अगर यही बताते रहे गुरु चांडाल योग है, गुरु चांडाल योग है, यानी इस शब्द का भय उत्पन्न करते रहे तो नहीं जमेगा। आज आप खुद समझ सकते हैं, यूरोप अमेरिका जाना 500 साल पहले प्रचलन में भी नहीं था और वो बड़ा बुरा माना जाता था। हम माने कुछ उनको यूरोपियों को या अमेरिकन्स को, वहां के लोगों को 500-600 साल पहले बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, लेकिन अभी इनफैक्ट उल्टा हो गया है कि अगर आज के समय पर कोई यूरोप और अमेरिका जा रहा है तो उसको सम्मान से देखा जा रहा है। पहले एक प्रकार से तिरस्कार रूप देखा जाता था। तो इस बात को आप जरूर समझिए कि जब आप फलित करेंगे तो ये शब्द के अजीब प्रकार का शब्द है इसीलिए व्यक्ति को डरा दिया जाए, ऐसा नहीं। बड़ा ही सोच विचार कर फलित करना है। बहुत शब्द ऐसे है और वो लगातार माने जहन से जाते ही नहीं है, वो व्यक्ति समझने को तैयार ही नहीं होता है। कितनी बार समझा दिया है कि मारक, बाधक और इस प्रकार जो इस प्रकार के शब्द जब ज्योतिष में पढ़ाए जाते हैं तो वो शब्द कोई डराने के लिए नहीं है, क्योंकि लेकिन अब प्रचलन में नहीं है शब्द, हम डर जाते हैं कि भाई गुरु चांडाल योग पता नहीं क्या होगा, ये मांगलिक पता नहीं क्या होगा, ये ढैया पता नहीं क्या होगा, ये 7.5 माने एक शब्द है 7.5 साल का, उसको हमने पता नहीं क्या बना दिया। अब जैसे इन जैसे जातक हैं,
जो ये ढैया और साढ़े साथी की हम बात करें, शनि इनका टॉप प्लैनेट है। तो शनि के साथ किसी भी प्रकार का ट्रांजिट गोचर में भी अच्छी राशियों में आना इनके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक हो गया, इसलिए घबराना नहीं है कि भाई शनि, अगर आपका लग्न चार्ट में शनि की स्थिति अच्छी है तो शनि जब गोचर में भी आएगा तो पॉजिटिव माहौल ही बनाएगा। और गोचर का मैंने एक बात आपको और समझाई थी, वो केवल माहौल बना सकता है, लेना और देना वो दशा का काम है। ठीक है, तो हमने 2, 7, 8 इनको जब मुख्य रूप से रखा तो हमने ये पाया कि दूसरे भाव का स्वामी एक प्रकार से सेकेंडरी लग्न लॉर्ड के साथ कंज्वाइन कर रहे हैं, और आफ्टर मैरिज चार्ट में जो प्राइमरी लग्न लॉर्ड है वो कुटुंब भाव में जाकर बैठ गए। इसको धन भाव भी बोलते हैं, प्रॉमिसिंग नेचर भी बोलते हैं, और इसका सर्वष्टक वर्ग बल भी बहुत अच्छा है। यानी दूसरे भाव और दूसरे ग्रह सपोर्ट करना चाह रहे हैं, कह सकते हैं बिंदु बल और रेखा बल में बिंदु का बल ज्यादा बढ़ गया है। 33 सर्वष्टक वर्ग यानी वेरी गुड कैटेगरी माना जाएगा। आप कुटुंब का अर्थ आप समझते हैं, विवाह होने के बाद घर में बच्चे और पति पत्नी बैठे हैं तो घर का कैसा माहौल बनेगा। पाइसेस जो है मीन राशि, उसको एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो तो रोमांटिक फेज ऑफ जुपिटर ऐसा कहा जाता है कि बहुत समझदार व्यक्ति थोड़ा आनंद विनोद में रहता है, बहुत ज्ञान को प्राथमिकता देने वाला व्यक्ति। वैसे इनके कुटुंब जनों का बर्ताव होगा, गैदरिंग इनकी वैसी ही होगी। और इसका एक प्रकार से नवम भाव में जाकर एग्जीक्यूट करना, तो वो कुछ ना कुछ चल अचल संपत्ति में धन की बढ़ोतरी भी करने वाला है। ठीक हो गया, जैसे मैंने बोला धन योग जैसा भी बना रहे। और शनि बहुत ही कम आपने देखा होगा, स्वराशि तो देखा होगा, मूल त्रिकोण में लग्न में बैठना, और वो शनि चंद्रमा से ऑफिस प्रोमाइसिस बता रहा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इनके लिए। मतलब जब मैं बात बोल रहा था कि हो सकता है 8वें भाव के कारण इन लॉज फैमिली शुरुआत में इनको थोड़ा सा नापसंद भी करें यदि, तो भी इनका स्टेटस इतना अच्छा होगा पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट कुछ ऐसा टीचिंग लाइन में, एजुकेशन इंडस्ट्री में, एजुकेशन फील्ड में कुछ ऐसा इनको पद मिल जाएगा जिस कारण से वो चाहे नापसंद भी करे लेकिन इनका सामने इनका अपमान नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया, तो ये बात समझने वाली है। शुरुआत में बेबी गर्ल उनका समझ में आता है, माने बेबी गर्ल शुरुआत में हो सकता है 2 कन्या हो, उसके बाद फिर पुत्र भी दिखाई देता है। गुरु जो है वो अपनी नवी दृष्टि, ठीक हो गया, और राहु भी है तो सर्जरी के बाद बेबी बॉय जैसा भी प्रतीत हो सकता है। ठीक हो गया, तो शुरुआती हो सकता है इन लॉज फैमिली के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप शुरुआत में ना हो, लेकिन हम ओवरऑल मैरिड लाइफ, क्योंकि देखिए संसार में इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है, ज्योतिष सीखना चाहता है, तो पहले ये समझे जीवन का अर्थ संसार में है क्या संसार में रहते हुए कष्टों का अंत हो सकता है? नहीं हो सकता है। कष्टों का अंत तो केवल एक मुक्ति से ही हो सकता है, और वो हमें भगवत गीता ही समझा सकता है। इसलिए हम बोलते हैं अगर कोई ज्योतिष भी सीखना चाहता है अच्छे से तो पहले भगवत गीता पढ़े, नहीं तो बार बार ज्योतिष को कोसता ही रहेगा, उसको ज्योतिष में कुछ बड़ा हासिल होने वाला नहीं है। वो हर जगह यही बताएगा, उसको हर जगह लाल घेरा कंप्लेनिंग नेचर ही मिलेगा, हर बात पर उसको शिकायत ही रहेगी। और जब वो भगवत गीता जैसे ग्रंथों का सहारा लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में संसार में रहते हुए व्यक्ति की कामनाएं कभी पूरी ही नहीं हो सकती हैं, चाहे कितना ही अच्छा हो। ठीक हो गया, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि आप उनका सहारा लेकर जब फलित करेंगे कि वास्तव में धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है, रज तम सत्व का अंतर क्या है, व्यक्ति कब उसको परमानंद प्राप्त हो सकता है, तो फिर व्यक्ति फलित करने में उसको बहुत मदद मिलती है। नहीं तो वो उदास ही रहता है, कहता है इतने बड़े बड़े, कई व्यक्तियों ने ऐसे कमेंट भी किए हैं कि मेरे कुंडली में इतने बड़े बड़े ग्रह, इतने मजबूत ग्रह उच्च के बैठे हैं, फिर भी मुझे कष्ट तो है। कष्ट इस संसार में रहते हुए कष्टों का अंत कभी हो नहीं सकता है। अगर आपने इसको कुछ और प्रकार से समझा तो आपने संसार को समझा ही नहीं। संसार में रहते हैं और मरीचिका खत्म हो जाए, मृग तृष्णा खत्म हो जाए, मिराज खत्म हो जाए, हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति को हमेशा ये लगता है 100 मीटर और आगे चले
तो मेरा जो डेस्टिनी मुझे मिल जाएगा, मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। 100 मीटर आगे चलते हैं, फिर उसके बाद लगता है नहीं थोड़ा सा और चल लें, थोड़ा सा और चल लें, ऐसा लगता ही रहेगा कि जो परम सुख, जो परमानंद परमात्मा है, उसकी प्राप्ति के बाद ही व्यक्ति को ये अगला स्टेप रखना बंद होता है। ठीक हो गया? तो ये हमें अच्छे से जब पता होगा तभी फलित करने का आनंद आएगा और तभी हम उसको देख पाएंगे भी कि भाई संसार है तो ये सुख और दुख का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन कंपैरेटिवली तुलनात्मक दृष्टि से ऐसा भी ना हो कि संसार में आए केवल दुख ही दुख, केवल त्रास ही त्रास मिला है, ऐसा भी ना हो। ठीक हो गया? तो ये समझने के लिए भगवत गीता जैसे ग्रंथ आपकी बहुत बड़ी सहायता कर सकते हैं। तो दूसरे भाव का, जैसे मैंने बताया, स्वामी एक प्रकार सेकेंडरी लग्न लॉर्ड के साथ नवम भाव में बैठा है। फिर सातवां जो भाव है वो पार्टनर की फर्स्ट इंप्रेशन बताता है, पार्टनर की पर्सनालिटी, और वर्गोत्तम का बड़ा महत्व होता है, खासकर उसका लाभ आफ्टर मैरिज चार्ट को ही मिल रहा है, क्योंकि वो नवमान से ही वर्गोत्तम होता है, सेम लग्न चला गया। और फिर इसमें सातवें भाव का स्वामी, इसकी भी बड़ी महत्ता है कि कहां बैठा है। सातवें भाव का स्वामी अपने ही घर में बैठा है, तो पार्टनर इनका ऐसा जैसे राज परिवार और विरासत में उनको काफी जमीन जायदाद भी होंगी, और राजा के समान वो भी हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में उनको भी अच्छा पद मिल जाए, और बाकी लैंड उनके परिवार में जमीनी लाभ तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य की राशि यानी आदेश देने वाला, और आदेश देना ही नहीं, सामने वाला उस आदेश को मानेगा कि नहीं मानेगा वो भी सूर्य के बल से तय होता है। हम सूर्य को अभिजित मुहूर्त में बोलते हैं यदि सूर्य दशम भाव में बैठता है, यानी भरी दोपहरी में, वही 12 साढ़े 12 बजे, और आप जानते हैं वो 1.5 से 2 घंटे लगभग दशम भाव में रहता है। वो अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से थोड़ा आधा घंटे का मार्जिन लेकर चलें, बाकी वही मानकर चलें वो दोपहर 12 बजे से लेकर 2-2:30 बजे, या कई बार इससे थोड़ा पहले भी वो आपको दशम भाव में मिलेंगे सूर्य महाराज। इसको बोलते हैं अभिजित मुहूर्त जैसा। और वो अभिजित मुहूर्त का जो जन्म है वो ऑफिस प्रमाइसिस को बड़ा बल देता है, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट, अधिकार और ऐसा परंपरा, बॉस, इन सब चीजों का बल दे देता है। ऐसे ही रात्रि अभिजित मुहूर्त भी मान सकते हैं, माने वो रात्रि 12 बजे के आसपास, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था रात्रि 12 बजे के आसपास, तो उनका सूर्य माने चौथे भाव में सूर्य जाने का मतलब है वो एक प्रकार अपने भवन से में बैठकर ऑफिस प्रमाइसिस को देख रहा है, तो उसका भी काफी ज्यादा बल प्राप्त होता है हमारे ऑफिस स्टेटस को। और कई इसमें कह रहे होंगे कि सर ये तो अमावस्या दोष है, सूर्य और चंद्रमा एकदम ही क्लोज एक ही नक्षत्र में है। निश्चित रूप से इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जब ग्रहों का और अतिरिक्त बल मिल जाता है, जैसे चंद्रमा यहां उच्च का है, काफी एक्साइट मोड में, एकदम पार्टी टाइम एंजॉय कर रहा है, तो उसको जो चंद्रमा को जो अस्त होने का दोष भी लग रहा है वो भी इतना अधिक नहीं माना जाएगा। ठीक हो गया? और जैसे मैंने बोला सूर्य भी एक प्रकार से अभिजित मुहूर्त जैसा बल लेकर बैठे, रात्रि अभिजित, और आफ्टर मैरिज चार्ट में उसको स्ट्रेंथ मिल गई है। इसीलिए हम अमावस्या दोष का यहां इतना बड़ा माने, और अब ये भी समझ सकते इस लग्न के लिए दोनों का नेचर कुछ कुछ एक समान ही है। माने अगर चंद्रमा को 6th लॉर्ड 6th हाउस को टैकल करना है तो सूर्य को 7वां भाव, और इस लग्न के लिए 7वें भाव का स्वामी एक प्रकार से वो मारक का भी काम करता है। तो अब दोनों का अगर एक जैसा स्वभाव होकर दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो ये दोष काफी हद तक मिनिमाइज हो जाता है। ठीक हो गया? और मैं ध्यान रखना है 7वें भाव का अर्थ मारक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सप्तमेश की भूमिका विवाह के रूप में नहीं निभाएगा। वो जब भी आप चार्ट को हेल्थ के लिए देखेंगे, आपका प्रश्न कुछ ऐसा हेल्थ को लेकर है, बीमारी को लेकर है, तो रिकवरी में ज्यादा समय लगता है, और इसी के अंतर प्रत्यंतर दशाओं में प्राण जाने जैसा बनता है। अदरवाइज इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक हो गया? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो मन का कारक चंद्रमा है वो उच्च का 4थे भाव में बैठा। 4था भाव एजुकेशन एबिलिटी बताता है। ठीक हो गया? पठन पाठन के काम में ये शिक्षा देना, और 5वां भाव हमारा डिग्री सर्टिफिकेशन का होता है। तो राशि का स्वामी होकर शुक्र जो है 5वें भाव में बैठा है, तो जैसे मैंने बोला कि टीचिंग लाइन में कुछ ऐसा पढ़ाने जैसा कार्य ये कर सकते हैं।
और सातवें भाव का प्लैनेट अपने से 10th होकर बैठा हुआ है, तो वो चीज है इनका जो स्टेटस बढ़ाने में, इनका खुद का जो जमीनी बल है बहुत मददगार होगा। ठीक हो गया। अपने से दशम, यहां से गिनेंगे तो अपने से दशम होकर इनके रियल एस्टेट हाउस, तो इनको जमीनी सुख तो है ही, इनके पार्टनर माने होने वाले पार्टनर को ऐसा होना चाहिए। अभी हालांकि विवाह हुआ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से संभावनाएं बन रही हैं। और जो आठवां भाव है वो हमारा इन लॉज फैमिली, ऑर्गन सेटिस्फैक्शन और हमारा जागरण, कुंडलिनी जागरण में किस प्रकार का इंटरेस्ट रहेगा, वो सब चीजें देखा जाता है। तो इसका जो स्वामी है वो हालांकि अपने ही भाव में बैठकर कार्य कर रहा है बुध, फिर भी आठवें भाव के जो व्यक्तियों के साथ संबंध है उनको वो कमजोर करेगा। ठीक हो गया। माने आठवां भाव इन लॉज फैमिली को जो सपोर्ट है वो इनको कम मिलेगा शुरुआत में। और आप देख रहे हैं, हो सकता है इनके मन में ये कारण, इन लॉज फैमिली के मन में कारण आए संतान भाव, कि भाई संतान समय से नहीं हो रही है, डिले हो रही है, तो माने ये मन में कुछ ऐसा कारण बना सकता है। और नक्षत्र इनका मृगशिरा, मृगशिरा का जो वैदिक देवता है सोमदेव। ठीक हो गया। तो सोमदेव या वो स्वरूप जो सर पर चंद्रमा लगा हुआ है भगवान शंकर का, उनकी आराधना करें। तो ये इनको अगर ऐसा लगता है कि पिछले 1 साल से थोड़े से परेशान रहे केतु की अंतरदशा में, अब हालांकि शुक्र जो है वो अंतरदशा में है, और प्रत्यंतर में अभी बृहस्पति इनको हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसके 6 दिन बाद इनको बृहस्पति लग जाएगा। तो बृहस्पति और शुक्र आप जानते हैं ये विवाह के लिए काफी अच्छा माहौल बना देते हैं। तो घर में यदि कुछ ऐसी ऋणात्मक बन भी रहा था माहौल कि भाई विवाह करें क्या या इस समय यहां ना करें, वो भी अब इनके पक्ष में जाने लग जाएगा। और जो स्मॉग क्रिएट हो गया था, नेगेटिव स्मॉग, धुआं धुंध छा गया था, वो भी जा रहा है अब, क्योंकि 15 मई और 20 मई को ट्रांजिट में भी बदलाव हुआ है। गोचर का मतलब लेता देता कुछ नहीं है, वो केवल माहौल बनाने का काम करता है। तो चंद्र कुंडली से यदि हम देखें, चंद्र कुंडली से राहु महाराज इनके एकादश भाव में जल तत्व राशि में बैठे थे अभी तक, और बृहस्पति इनके टॉरस में ही बैठे थे, यानी विवेक अच्छा काम कर रहा था, लेकिन घर में कोई ऐसा फैमिली गैदरिंग पार्टी जैसा नहीं हो पा रहा था। अभी बृहस्पति 15 तारीख को जेमिनाई में उन्होंने प्रवेश किया है, तो वो चंद्र कुंडली से दूसरा भाव, फैमिली गैदरिंग, किटी पार्टी जैसा माहौल बनाएंगे। और राहु ऑफिस प्रमाइसेस में आ रहे हैं। ठीक हो गया। एक्वेरियस में वो स्वराशि जैसा फल देते हैं। तो और वो अभी आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस समय 21 तारीख के, माने 1 दिन पहले राहु ने भी अपना गोचर चेंज कर दिया है। ठीक हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इनके स्टेटस को लेकर भी यदि कोई स्मॉग था ऐसा, वो अब हटने लगेगा। देने का काम हालांकि दशाएं करती हैं। तो हमें क्या क्या देखना चाहिए विवाह के संबंध में? दूसरा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, लेकिन हमें लग्न, लग्नेश, चंद्र, चंद्रेश का बल भी जरूर देखना चाहिए। अगर स्टेटस बहुत बली है चंद्र कुंडली से, लग्न कुंडली से, तो व्यक्ति का कई बार विवाह के मुख्य भावों में कमी होने के बाद भी उसके स्टेटस के कारण उसको कोई व्यक्ति ज्यादा तिरस्कृत या उसके साथ कुछ कमजोरी उसके सामने वो नहीं कह सकता है। ये बात समझने वाली होगी। षटबल में एक भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जो रेड जोन में रह गया है, सभी ने ग्रीन जोन टच कर लिया है। चाहे तो ये राशि स्वामी शुक्र है, लग्न के अकॉर्डिंग योग कारक शुक्र है, और शुक्र नेचुरल कारक होता है रिलेशनशिप का, तो राजसिक प्रयोग भी कर सकते हैं। शुक्र का ये स्टोन भी धारण कर सकते हैं, डायमंड, हीरा, वो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और फिर इनका जैसे मैंने बताया सोम देवता के रूप में भगवान शंकर के उपासना, सोमवार का व्रत भी ये कर सकते हैं मैरिज के लिए। और यदि हम बात करते हैं महिला का, जब भी चार्ट देखा जाएगा तो विवाह के सुख में संतान उत्पत्ति भी बहुत बड़ा बल है। तो महिला जातक के चार्ट में हम रज जो देखते हैं, यानी ओवम सेल का बल, वो मंगल से देखते हैं। मंगल तो इनका स्वराशि का है,
इनफैक्ट षटबल में सेकंड टॉप प्लैनेट है। हालांकि इस कारण से इनको कई बार दिक्कतें भी होती हैं। मंगल बहुत बली है तीसरे भाव का, तो कई बार ये छोटे भाई बहनों के साथ इनका कटु संवाद भी हो जाता है। हालांकि वो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। मंगल अपनी राशि में बैठा है, बातचीत चाहे कम हो, लेकिन जब भी इनको जरूरत होगी अपने भाई बहन, अपने पराक्रम की, इनको पूरा पूरा पराक्रम इनको प्राप्त होगा। ठीक हो गया। तो ये चीजें कुंडली में विवाह के संबंध देखी जाती हैं। और जब व्यक्ति का आप नाड़ी में देखें कि भाई पित्त नाड़ी आ रहा है और पित्त संबंधी ग्रह भी बहुत बड़े चढ़े हम देख रहे हैं, मंगल का बल बहुत अधिक है, सूर्य अभिजित मुहूर्त में बैठा हुआ है, आफ्टर मैरिज चार्ट में वो सेम अपने ही राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसे हालांकि नाड़ी दोष तो सभी जगह अवॉइड होना चाहिए, लेकिन अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई पित्त संबंधी ग्रह बहुत बली है और नाड़ी भी पित्त से संबंधित नाड़ी, माने मध्य नाड़ी में पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर अगर नाड़ी दोष हो जाएगा तो उनका भी पित्त इनका भी पित्त, फिर वो विवाद उत्पन्न कर सकता है। और नाड़ी में हम देखते हैं मुख्य रूप से विवाह के बाद कोई ऐसा मेडिकल या हेल्थ इशू ना बने, माने संतान उत्पत्ति में या इंटरकोर्स का प्लेजर ना घट जाए, इस प्रकार की चीजें ना आए। तो वो सब भी चीजें आप कंसिडर कर सकते हैं। कई बार हम सेम नाड़ी होने पर भी शादी कर देते हैं, लेकिन तब हम ये देखते हैं कि गुण बहुत ज्यादा मिल रहे हो, या जो नाड़ी है मान लीजिए कफ संबंधी नाड़ी है, माने अंत नाड़ी जिसको बोलते हैं, तो अंत नाड़ी में अगर कफ नाड़ी है तो उसमें जो कफ संबंधी ग्रह हैं वो बहुत ज्यादा अगर प्रभावी हो जाएंगे और फिर नाड़ी दोष लग जाएगा, फिर वो कफ संबंधी समस्याएं पैदा करने लग जाएगा। और इस केस में जैसे मैं बोल रहा हूं मध्य नाड़ी है, तो फिर सेम नाड़ी होने पर अग्नि संबंध में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो इनको फिर अपने भोजन में भी वैसी चीजें व्यवस्थित रखनी चाहिए कि बहुत ज्यादा जो पित्त संबंधी भोजन है, फायर है, उसका उपयोग ना करें। ठीक है, नहीं तो वो और ज्यादा क्रोध अग्नि इनके तीसरा भाव, इनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो कमजोर कर सकता है। किसी को इस प्रकार का कह देना, फिर बाद में विचार करना, ठीक हो गया, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मंगल तीसरे भाव में बैठकर इनिशिएटिव तो ले लेता है बढ़िया, लेकिन वो तैयार रहता है एकदम, माने कमांडर इन चीफ है, वो हथियार लेकर एकदम खड़ा ही रहता है, कब सामने वाला कुछ बोलेगा और कब मैं मिसाइल दाग दूंगा। तो कुछ ऐसा स्वभाव हो जाता है। पराक्रम का कारक जब मंगल तीसरे भाव में स्वराशि होकर बैठ जाता है, तो ये इनका बल बन सकता है। इनके वर्क प्रोफाइल में इनका बहुत बड़ा बल है वो, लेकिन घर में इस बल का इस्तेमाल ना करें, घर की रक्षा करने के लिए करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक हो गया। तो अच्छा चार्ट है, बाकी कुल मिला के प्रसन्न रहेंगे। चंद्रमा यानी मन का कारक है, वो ज़ोडिएक के दूसरे राशि धन भाव में बैठा है। चंद्रमा यदि प्रसन्न है, और ज़ोडिएक का चौथा भाव चंद्रमा का ही है, वो एक्सपर्ट माना जा सकता है चौथे भाव का, वहां एक्सॉल्टेड होकर बैठा है, तो ये प्रसन्न रहेंगे। और जैसे मैंने बताया कि कोई भी चार्ट लगा लें, समस्या तो वहां रहती है, फिर भी यदि चंद्रमा लग्न लग्नेश चंद्र चंद्रेश की स्थिति इतनी अच्छी है तो हम चार्ट को बली कहेंगे। चाहे कुछ पूजा पद्धति से अलग, रीति रिवाज से अलग चलकर भी विवाह होगा, फिर भी ये प्रसन्न रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। कुछ कारण से हम सारी बातें शेयर नहीं कर सकते, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर इनका बर्थ डिटेल भी शेयर करें, तो अभी तो हम अब इस पड़ाव में हैं कि इनका बर्थ डिटेल, हाँ बाद में कुछ वर्ष के बाद जब व्यक्ति उस टाइम फ्रेम से निकल जाएगा और वो हमें अलाउ कर देगा कि सर अब आप चाहे तो मेरा डिटेल भी और चाहे तो मेरा नाम भी शेयर कर दीजिए, तो हम आगे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब वो उस व्यक्ति ऐसे असमंजस में जी रहा है, उस समय पर हम बर्थ डिटेल या उनका नाम ओपन नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।